नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? कुछ समय से यानी 1 हफ्ते से जो आपका जीए वर्स पे वीडियो आना बंद हो गया था, उस सब के लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण मैं चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, बट अब जो आपकी क्लासेस हैं वो फिर से रेगुलर हो जाएँगी। ये जो टाइम लैप्स रहा उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी माँगता हूँ। तो जैसा कि हमने जीए वर्स में देखा था, हमने पूरे के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लिया था और लास्ट जो आपका चैप्टर है जिसमें हमने जितने भी भारत के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए थे, किनको-किनको हमने देखा था। तो जो भी हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए थे, इनके साथ आपको पता होगा कि हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो भी हमारे वाइसराय हुए थे, सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि सबके कार्यकाल में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें की। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो कृपया करके देख लीजिएगा। और आज हम भारतीय इतिहास का अगर हम कहें तो एक स्वर्णिम काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने न सिर्फ ब्रिटिशर्स के पैरों के तले ज़मीन खिसका दी थी, बल्कि एक ऐसे उम्मीद को, है ना, एक ऐसे होप को जन्म दिया था जिसमें ये लोगों को समझ आ गया था अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने छल से कपट से हम पे रूल कर लिया था वो अब ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। हम बात करने वाले हैं भारत के इंपॉर्टेंट अध्याय के बारे में, हमारे स्वतंत्रता के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो हम कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, या उसको आप सिपॉय म्यूटनी कह लीजिए, या फिर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी आप कह सकते हैं। तो ये तमाम नाम जो है इसको दिए गए हैं। तो आइए विस्तार से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे एक बारी तो मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल जो है वो छूटने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसके कई नाम हैं। इसको किस-किस नाम से हम बुलाते हैं? इसको सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी बुलाते हैं, इंडियन म्यूटिनी के नाम से भी बुलाते हैं, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आजादी का जो पहला विद्रोह है उस नाम से भी बुलाते हैं, जिसकी शुरुआत फॉर्मली हो गई थी 10 मई 1857 से। कहां? मेरठ में। और मेरठ से लेकर के ये भारत में हालांकि पूरे भारत में तो नहीं फैला था, दक्षिण भारत में या फिर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, ये तमाम जगह तो वो नहीं फैला था, मगर फिर भी नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के बारे में बात करें, मतलब उत्तर भारत में और जो मध्य भारत है वहां पे इसका आप अच्छा खासा प्रभाव देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ रिवोल्ट को लेकर के। बहुत सारे कॉजेज हैं, शुरुआत करेंगे उसी से जिस पे इसका नाम पड़ा है, जिसको हम सिपॉय म्यूटनी कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मिलिट्री कॉज से। तो देखिए यहाँ पे हम मिलिट्री कॉज के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें बहुत सारे भारतीय जो लोग हैं वो एज अ फौजी वहां पे ज्वाइन करते थे, है ना। तो होता यह है कि ब्रिटिशर से कानून लेकर के आती है जहां पे ये कहा जाता है कि जब भी हमको जरूरत पड़ेगा तो आपको हमारे साथ बाहर चलना पड़ेगा युद्ध करने के लिए। अब आपको पता होगा कि अगर हम बात करें हिंदू समाज में, मतलब हिंदू धर्म में, तो खासकर जो ब्राह्मण लोग होते हैं, कौन से लोग होते हैं? जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो समुद्र को, है ना, समुद्र लांघना वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऐसा माना जाता है कि उनका धर्म जो है वो नष्ट हो चुका है। तो अगेंस्ट हिंदू बिलीफ, है ना, वो समुद्र नहीं लांघना चाहते हैं। और ये चीजें आपने तब भी देखी होंगी, अगर एक मूवी आई थी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, जहां पे जब रामानुजन जी को बुलाया जाता है लंदन में ट्रिनिटी कॉलेज में, तो वहां भी वो समुद्र लांघना नहीं चाहते हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति से बाहर निकलते हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट जो हर्ट हो जाता है, इंडियन कस्टम्स, इंडियन बिलीफ को कोई भी जगह नहीं दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। दूसरा जो कारण है वो था अनइक्वल सैलरी का। इसमें क्या होता था कि मान के चलिए एक ही पद पे, एक सूबेदार का जो पद है आपका, है ना, सूबेदार का जो पद है उस पे यदि कोई यूरोपियन है या कोई भारतीय है, ठीक है, दोनों तो एक ही पद पे हैं, एक ही पद पे काबिज है, लेकिन यूरोपियन को जो सैलरी है वो ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो यूरोपियन है, और भारतीय वो कितना भी कुशल क्यों ना हो उसे वो सैलरी नहीं दी जाती थी। ठीक है, इंडियन सिपाहीज को पैसा कम दिया जाता था अगर हम बात करें यूरोपियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में, है ना। अगर हम बाहर जाने की बात करें, आपको पता ही है, जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तानी सिपाहियों को देश से बाहर भी जाना पड़ता था। उस समय अगर कोई यूरोपियन बाहर जा रहा है तो उसकी सैलरी डबल कर दी जाती थी, रहने का बेहतर प्रबंध होता था। लेकिन वहीं पे आप देखिएगा तो इंडियंस के साथ ये ट्रीटमेंट नहीं होता था, है ना। उसके बाद आप देखिएगा क्या हो जाएगा, तो जो इंडियन रैंक्स है, मतलब जो इंडियन सिपाही हैं, उनको सूबेदार से ऊपर जल्दी जो है वो प्रमोट नहीं किया जाता था, कितने भी कैपेबल हो उनको नहीं प्रमोशन मिलता था।
जितना भी सीनियर पोजीशन है वो यूरोपियंस के लिए, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स के लिए एक तरीके से उसको क्या कर दिया गया था, रिजर्व कर दिया गया था, है ना। अब जाहिर सी बात है कि यार बहुत देर से आप काम कर रहे हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि आप अपने ही लोगों के विरुद्ध जो क्या कर रहे हैं, गोली वगैरह चला रहे हैं, उस केस में भी आपको प्रमोशन ना मिले, आपको वो भत्ता ना मिले जो आपके ही रेजिमेंट में, आपके ही फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उसको मिले, तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन होगा ही, रिजेंटमेंट होगा ही। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया एक रूल आया था जिसको कहते हैं जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जो हुआ था 1856 में। होता क्या है यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी सोल्जर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा जब भी जरूरत पड़ेगी तो। वायलेटेड रिलीजियस बिलीफ, जो भी रिलीजियस बिलीफ है धर्म से रिलेटेड, उसको एक तरीके से वायलेट कर रहा है। मेनी सोल्जर्स, उनको क्या मतलब बहुत सारे सोल्जर्स को ऐसा लगता है कि उनका जो भी धर्म को लेकर के मान्यता है वो यहाँ पे रद्द हो जाएगा, ये दिक्कत था। उसके बाद ये तो हो गया आपका मिलिट्री कॉज, जिसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉज, इसको हम आगे बात करेंगे, जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि मैंने वो कार्ट्रिज की बात क्यों नहीं की जिसको दांत से छील करके बंदूक पे भरना था, आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा पॉलिटिकल कॉज को लेकर के, मतलब राजनीतिक कारण को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। राजनीतिक कारण में जो सबसे प्रमुख है वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम हड़प नीति भी कहते हैं, हड़प का सिद्धांत भी कहते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में इंट्रोड्यूस किया गया। था क्या इसमें, इसमें यह था कि मान के चलिए कोई रियासत है ना, कोई भी रियासत ले लीजिए, झांसी ले लीजिए, संबलपुर ले लीजिए, सतारा ले लीजिए, उदयपुर ले लीजिए, अवध ले लीजिए, कोई भी ऐसी रियासत है जिसमें जो राजा है उसके खुद की संतान नहीं है, जो राजा है उसकी खुद की संतान नहीं है, दैट मीन्स उसका नेचुरल हायर नहीं है, तो क्या करेगी जो ब्रिटिशर्स है वो बोलेंगे कि आपका खुद का संतान नहीं है, तो अब ये जो आपका रियासत है वो हमारा हो जाएगा, है ना। तो यही होता था कि उसका जो स्टेट है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। अडॉप्टेड सन्स जो है उनको लेजिटिमेटेड हायर नहीं बोला जाता था, और ये गलत है। और इंडिया में बहुत सारे लोग उस समय हैं जो कि जिनके अपने बच्चे नहीं है, वो बच्चों को अडॉप्ट कर लेते थे। तो इसी कारण क्योंकि आपने अडॉप्ट कर लिया है, तो क्योंकि वो आपके लेजिटिमेटेड हायर्स नहीं है, मतलब आपके वंशज नहीं है, तो आपका जो एम्पायर है, आपका जो विरासत है, आपकी जो रियासत है, उसको वो हमारे अधीन हो जाएगा। यही था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहां से सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के माध्यम से जो पहला स्टेट है, जो पहला एम्पायर है, जो पहली रियासत है, किसको हड़पा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो सबसे पहले 1848 में जो सतारा है उसको एनेक्स कर लिया जाता है, फिर झांसी 54 में, फिर नागपुर है, संबलपुर है, तंजौर है, उदयपुर है, ऐसे करके और भी लिस्ट है, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत क्या कर लिया गया था, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके द्वारा जो कंपनी की टेरिटरी है उसमें मिला लिया गया था। उसके बाद इसका इंपैक्ट आपको पता चल ही गया होगा कि जो बाकी के इंडियन रूलर्स हैं उनमें एक डर का माहौल बन गया कि भाई अगर हमारी खुद की औलादें नहीं होंगी तो हमारा जो साम्राज्य है वो तो हमसे छिन जाएगा। और सत्ता के छिनने का डर तो भाई सभी को होता है ना, कोई नहीं चाहता कि हमारे हाथ से हमारी सत्ता जो है वो चली जाए, ठीक है। तो ये वाली दिक्कत थी। उसके बाद क्या हो गया, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, वही इनसिक्योरिटी वाली बात कि आने वाले समय में हो सकता है हमसे हमारा जो रियासत है वो छीन लिया जाएगा। मेनी रूलर्स जो है उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे साथ दिक्कत हो सकता है, तो ब्रिटिशर्स को लेकर के क्या हो जाते हैं, वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें इनके खिलाफ विद्रोह जो है अब कर देना चाहिए। तो ये वाली दिक्कत थी। चलिए एक प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है वाज फर्स्ट अप्लाइड टू विच प्रिंसली स्टेट, कौन से प्रिंसली स्टेट पे सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया गया था। तो अभी हमने देखा जो सतारा है आपका, इस पे सबसे पहले 1848 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया गया था और इसे ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर लिया गया। करना कुछ नहीं था, बस एक ऐसा एक्ट ला दिया गया जहां पे आपको किसी रियासत से लड़ना भी नहीं है, सिर्फ इतना कह देना है कि भाई आपकी खुद की संतान नहीं है, और खुद की संतान नहीं है तो ये जो आपकी रियासत है वो हमारी हो जाएगी। सुनने में ही कितना अटपटा लग रहा है, मगर इसका प्रयोग करके ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रियासत को अपने एम्पायर में डाल लिया। अगला देखिए, द स्टेट ऑफ झांसी वाज मेड अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो झांसी जो है उसको ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट कैसे बना लिया गया भारत में। ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, वॉर अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई, नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने देखा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को नहीं मानती हैं तब जाके युद्ध होगा, मगर जो नीति लगाई गई थी उसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ही कहते हैं। पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को हम अभी आगे आने वाले समय की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फॉर द एनेक्सेशन ऑफ विच इंडियन किंगडम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज नॉट यूज्ड। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस किंगडम को एनेक्स करने के लिए इसका प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है।
ऑप्शन आपके सामने है सतारा, नागपुर, झांसी या पंजाब। तो इन तीनों को तो हमने देखा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने एम्पायर में मर्ज कर लिया। वहीं पंजाब में क्या हुआ था, एंग्लो पंजाब युद्ध जो है, एंग्लो सिख वार जो है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया है जब एंग्लो मराठा वार, एंग्लो कर्नाटिक वार पढ़ रहे थे। तो ये जो एंग्लो सिख वार हुआ उसके बाद ही पंजाब को ब्रिटिशर्स ने अपने रियासत में मिला लिया था। चलिए, तो हमने एक पॉलिटिकल रीजन देखा था जिसमें हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में, जिसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं किसका केस, तो नाना साहेब का। ठीक है, याद होगा आपको पेशवा बाजीराव 2 के बारे में जब हम पढ़ रहे थे एंग्लो मराठा वार के बारे में, तो जो पेशवा बाजीराव है उनको हटा दिया गया था, मतलब उनको पुणे से हटा करके भेज दिया गया था कि भाई आप पुणे अब छोड़ दीजिए, आप कानपुर चले जाइए और ब्रिटिशर के पेंशनर बन के आप रहिएगा, मतलब ब्रिटिश आपको एक पेंशन देगी, उसी पे आपको अपना जीवन जीना है। बट यही जो पेशवा बाजीराव हैं, इनके बेटे होते हैं नाना साहेब, लेकिन ये अडॉप्टेड होते हैं। तो जो कि ये अडॉप्टेड हैं, तो जो ब्रिटिशर्स है इनको पेंशन देने से मना कर देती है। जो पेशवा डाई करते हैं तो ब्रिटिश मना कर देती है कि नाना साहब को हम कोई भी पैसा नहीं देंगे क्योंकि आप अडॉप्टेड हैं, नेचुरल नहीं है। नाना साहब बार बार अपील करते हैं कि यार ऐसा मत करो, मेरे को मेरा पेंशन चाहिए, ऑलरेडी तुमने हमको मराठा साम्राज्य से बाहर कर दिया हमारे पिताजी को, अब तो हमको हमारा पैसा भी नहीं दे रहे हो। इसको लेकर के भी आप देखिएगा नाना साहब जो है बाद में ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, तो नाना साहब जो है बिटर एनिमी बन जाते हैं और फिर कानपुर में रिवॉल्ट करेंगे, वन ऑफ द मेजर लीडर्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट, मतलब जो 1857 की क्रांति हुई है उसमें नाना साहब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि जो रिलीजियस कॉज थे, हमने रिलीजियस कॉज को समझा है ना। अभी हम इनफील्ड राइफल के बारे में बात नहीं कर रहे, वो सडन कॉज में आएगा, वो अचानक से होता है, बट उसके पहले बहुत ही लंबे मतलब लंबे समय से एक रिजेंटमेंट जो है इंडियन सिपाहीज में ऑलरेडी बना हुआ था, मतलब खून जो है ऑलरेडी उबल रहा था, ये तमाम चीजें हो रही थी, ये पृष्ठभूमि जो है वो आंदोलन की लंबे समय से तैयार हो रही थी। और उस पे जो आप कहिएगा केरोसिन का या घी का काम करता है वो कारतूस वाली बात, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ अवध के बारे में बात कर लेते हैं। 1856 में क्या होता है, नवाब वाजिद अली शाह, जो कि अवध या अवध कहते हैं, है ना, ब्रिटिशर्स बोल नहीं पाते थे अवध, तो अवध कहते थे। तो अवध के नवाब कौन है, नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, वन ऑफ द लास्ट ग्रेट इंडिपेंडेंट रूलर्स हैं, कल्चरली रिच होता है, अवध बहुत प्रॉस्पेरस होता है। जब आप, अगर आप हिस्ट्री के छात्र हैं, अगर आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन हिस्ट्री में की होगी, या फिर अगर आपने मास्टर्स हिस्ट्री में की होगी, या फिर हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा होगा, तो एक डिबेट छिड़ता है डार्क एज का और रीजनल सक्सेशन का। दैट मीन 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसके बाद मुगल साम्राज्य, तो आपको पता ही है कि औरंगजेब के बाद उतना महान राजा जिसने पूरे के पूरे मुगल कायनात को एक साथ पिरो के रखा हो, वैसा तो कोई राजा बनता नहीं है। उसके बाद बहुत सारे सक्सेसर स्टेट्स आपके बन के चले जाते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा जो आपका अवध है ना, वो एक ऐसा स्टेट बन के निकलता है जो कि उतना ही प्रॉस्परस है जितना कोई अगल मुगल जो आपका राज्य है, मुगल प्रोविंस हुआ करता था। लेकिन यहां पे कह दिया जाता है कि आप सही तरीके से गवर्न नहीं कर रहे हैं। नवाब वाजिद अली शाह पे ये आरोप लगाया जाता है कि आप अवध को सही तरीके से गवर्न नहीं कर रहे हैं। जब आप अवध को सही तरीके से गवर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, तो इसी के लिए हम आपसे साम्राज्य जो है आप क्या करेंगे, छीनने का काम करेंगे, है ना। लॉर्ड डलहौजी का एक्शन क्या होता है कि 1856 में क्या कर लेते हैं, वो इस नियम के अनुसार ये आरोप लगा करके कि अवध के नवाब जो है वो अब सक्षम नहीं है अवध पे रूल करने के लिए, ये अवध हमको मिल जानी चाहिए। तो 1856 में तख्ता पलट कर देते हैं और अब अवध को भी क्या करेंगे, वो अपने साम्राज्य में यानी ब्रिटिश साम्राज्य में ला लेंगे। अब इसके कारण क्या होता है कि जो इंडियन रूलर्स हैं बाकी सारे वो शौक में चले जाते हैं कि यार अवध को भी मिला लिया, यहाँ पे तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी नहीं लगाया तुमने, यहाँ पे तो कोई नया कानून लगा दिया तुमने। उसके बाद अब क्या होगा, ज्यादातर जो सिपाही हैं उस समय अवध से ही आते थे, उनको लगा कि यार हमारे राजा के साथ ये गलत हो गया। उनके अंदर होता ना कि एक फीलिंग आ गया, किस चीज का, एक फीलिंग आ गया कि भाई हमारे साथ तो चीटिंग हो गया यार, हमारे साथ तो धोखा हो गया, विश्वासघात वाली फीलिंग आ गई, ये तमाम चीजें हो गई, है ना। जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है उनकी ब्रिटिशर्स को लेकर के, वो यहाँ पे क्या हो गई, हिल गई, वहां पे पूरी की पूरी बिखर गई, क्रिएटेड वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट। इसके कारण मतलब वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट हो गया कि यार ये तो नहीं होना चाहिए, ये भाई आपने गलत कर दिया। ठीक है, अब चलिए इससे जुड़ा कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हु वाज द नवाब व्हेन डलहौजी अनेक्स्ड अवध इन 1856। मतलब 1856 में जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध को एनेक्स कर लिया, उस समय अवध का नवाब कौन था। अभी हमने देखा नाम है उनका
वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे सवाल देखिए कितने इजी आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, और इस तरह के सवाल जो है पूछे ही जाते रहते हैं। अभी थोड़ा सा जो सवाल है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है, बट उसी हिसाब से हमने अपने पूरे के पूरे कंटेंट को चेंज भी किया है ताकि एग्जामिनेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है, बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्री लेवल पे आपसे ये सवाल। आगे देखिए, लॉर्ड डलहौजी annexed अवध फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। क्या उन्होंने सब्सिडरी अलायंस यूज किया था? सोचिए, थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्या उन्होंने हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यूज किया था? क्या द स्टेट बीइंग माल एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब सही तरीके से राज्य को नहीं चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। युद्ध फिलहाल डायरेक्टली नहीं लड़ा था, सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि जो आपका स्टेट है वो सही तरीके से आप रूल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सब्सिडरी अलायंस के बारे में, जिसके बारे में हमने इतनी सारी बातें करी। ये सब्सिडरी अलायंस जो है वो बहुत पहले आ गया था, 1848 के पहले, जब हमने, याद होगा आपको, जब हमने एंग्लो कर्नेटिक वॉर पढ़ा था, वो पूरा का पूरा निजाम वाला केस पढ़ा था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये जो सब्सिडरी अलायंस है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, यहां पे कहा गया था कि जो भी राजा हैं उनकी एक संधि होगी। किनसे संधि होगी? ब्रिटिशर्स से। और बदले में क्या होगा कि ब्रिटिशर्स उनकी जो टेरिटरी है ना, उनकी जो सीमा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इन रिटर्न क्या होगा? ब्रिटिश ट्रूप्स विल बी स्टेशनड इन द टेरिटरी, और कुछ पैसा के कुछ पैसे के लेन देन के आधार पर मान के चलिए ब्रिटिशर्स ने यह डिमांड किया, जो भी नवाब वगैरह है, कि भाई सुनिए, आपकी जो आर्मी है वो आपको सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, ऐसा काम कीजिए कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारी सेना है, वो बहुत ही ज्यादा केपेबल है, तो क्यों ना आप इसी आर्मी का प्रयोग कीजिएगा अपने जो भी टेरिटरी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बदले में एक मामूली सा फीस हमको दे दीजिएगा। तो नवाब को लगा कि यार ये तो बड़ा बढ़िया डील है, हमको अपने आर्मी को सैलरी नहीं देना पड़ेगा, ये लोग तो कभी कभी धोखा भी दे देते हैं, चलो ब्रिटिशर से ही हाथ मिला लेते हैं। बट इसके पीछे कुछ दाव पेच भी छिपे थे, जैसे कि यहां पे क्या करना था कि ब्रिटिशर्स वहां पे फिर अब टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मतलब जो भी ट्रेड करेंगे उस पर पैसा नहीं लगेगा, एक्सेप्ट ब्रिटिश रेजिडेंट एट द कोर्ट, एक रेसिडेंट रहेगा, मतलब एक परमानेंट, जैसे राजा का दरबार होता है उसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो एक मंत्री एक ब्रिटिशर भी बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो कहा गया था कि भाई हम बस बैठ के आपकी बातों को सुनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना काम कीजिए, आई विल बी जस्ट अ स्पेक्टेटर, हम बस जैसे मैच अब खेलने जाते तो मैच एंजॉय कर रहे हैं, छक्का लग रहा है, ताली बजा रहे हैं, आउट हो रहा है, बुरा लग रहा है, यही काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो आपके रेसिडेंट बैठे हुए ना, ये कोई भी राजा है उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में कि भाई इसके साथ युद्ध कर दो, या इससे ये बात कर लो, या इससे ये ट्रेड करो, इंटरनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है आदमी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस भी रियासत ने, फॉर एग्जांपल हैदराबाद ने, जैसे ही सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया, तो अब आपका खुद का फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकता। मतलब आप हैदराबाद हैं तो आप मराठा से जाकर के कोई संधि नहीं करेंगे या मराठा से युद्ध नहीं करेंगे, आपका खुद का कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होगा। अगर आपको मराठा से युद्ध करना है, या आपको टीपू सुल्तान के अगेंस्ट जाना है, हाँ, या फिर कर्नाटक के अगेंस्ट जाकर लड़ना है, तो ये सारे डिसीजन जो है आपके, वो ब्रिटिशर्स लेंगे, खुद का फॉरेन पॉलिसी आपका नहीं होगा। तो सोचिए, फायदा किसका हुआ? फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का हुआ। सेना भी उसकी, पैसा भी उसके पास आ रहा है, और वो लड़ेंगे भी तभी ना जब ब्रिटिशर्स कहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि नवाब के कहने पे ब्रिटिशर्स की सेना जो है लड़ने चली जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ कह दिया गया है कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है आप पे एक तरीके से वही हक नहीं है। मतलब कि आपको एक बढ़िया सा लॉक लगा के दे दिया गया, बट उसकी चाबी जो है ब्रिटिशर्स अपने पास रखे हुए हैं कि भाई ताला जब भी खोलना पड़ेगा तुमको हमारे पास आना ही पड़ेगा। सबसे पहले जो हैदराबाद के निजाम है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इंडियन रूलर्स खुद का इंडिपेंडेंस उनका चला गया भाई, बिकेम पपेट ऑफ ब्रिटिशर, सही बात है। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि पैसा तो आपको देना पड़ेगा, और अगर आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो आपके साम्राज्य का एक हिस्सा जो है वो हड़प लेते थे, तो खजाना खाली होने लगा, और मिलिट्री स्ट्रेंथ तो चली गई, क्योंकि खुद का सेना आप रख के क्या कीजिएगा। एक तो आपने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस कर लिया, उनके सेना को अपने घर में बुला लिया, तो खुद की सेना को रख के आप करेंगे क्या? तो आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ भी खत्म हो गया। कल के डेट में अगर आपको ब्रिटिशर से लड़ना है तो आपके पास खुद की कोई सेना ही नहीं। ये चीजें हो गई। फिर हम आते हैं इकोनॉमिक पॉज पे, मतलब जो भी आपका आर्थिक कारण था, में है हेवी टैक्सेशन। जैसे ही ब्रिटिशर्स जो है, आपको पता होगा हमने बात किया था प्लासी प्लंडर को लेकर के। प्लासी प्लंडर बेसिकली उस समय को हम कहते हैं जब 1757 के बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और 1764 में हुआ आपका बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा,
बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक्चुअली में प्लासी प्लंडर होता है। इसका मतलब जो दीवानी और निजामत, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, मतलब टैक्सेशन का जो पावर मिल जाता है ना ब्रिटिशर्स को, उसका भरपूर दुरुपयोग करते हैं वो। जितना ज्यादा पैसा हो सकता है वो किसानों से वसूलते हैं। और इसी समय आप देखिएगा बंगाल में बहुत सारे फेमाइन भी आते हैं, भुखमरी वाला सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं बचता है कि वो खुद के लिए अनाज खरीद करके खा सके। तो ये होता है। जमींदारी सिस्टम आ जाएगा, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कॉर्नवालिस के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जमींदार को परमानेंट लैंड होल्डर्स बना दिया जाता है। और फिर होती है नीलामी, है ना, बोली लगती है। बोली ये लगती है कि ये जमीन का टुकड़ा है भाई, इससे सबसे ज्यादा टैक्स ला करके कौन देगा। एक जमींदार ने हाथ उठाया कि हम 10 रुपए आपको देंगे, कोई बोल रहा है 20 देंगे, कोई बोल रहा है 30 देंगे। जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई वो जमीन का हिस्सा उसको मिल गया, वो उसका मालिक हो गया। अपने घर से तो जमींदार साहब पैसा देंगे नहीं ना। पैसा किससे देंगे? पैसा लेंगे वो किसानों को पीट के, मार के, कैसे भी करके, उनके घर को बेच के, गाय, भैंस, मवेशी। अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे तो आपसे वो क्या करेंगे? बिगाड़ कराएंगे, अपने घर पे बुलाएंगे, आपसे काम कराएंगे। ये तमाम चीजें होती थी, है ना। फिक्स रेवेन्यू मिलता था। और इसके कारण जो है, जो कल्टिवेटर्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, है ना, जो भूमिहीन किसान होते थे, एक्चुअली में दबाव जो है उन पर पड़ता था। जमींदार पे क्या दबाव पड़ता था? ठीक है भाई, अगर आप नहीं दे पाइएगा पैसा तो हद से हद क्या होगा, आपकी जो जमींदारी है वो छीन ली जाएगी। ये लोग इतने ज्यादा चालाक थे कि ठीक है, हमसे जमींदारी छीलोगे ना, ठीक है मेरे भाई से ले लो। मतलब अब की बार इनका भाई जाके बोली लगा देगा और वही जमीन वापस लेके चला आएगा। उसके बाद कोई और, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, ऐसे करके जो है जमींदार एक दूसरे को ही लैंड ट्रांसफर करते रहते थे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। असल में जो फर्क पड़ता था ना, वो पड़ते थे वो मजबूर जो किसान थे उनको। फिर आता है आपका रैयतवारी सिस्टम। डायरेक्ट सेटलमेंट है कल्टिवेटर्स के साथ, रैयत के साथ। ये आपका मद्रास, बॉम्बे, है ना, यहाँ पे शुरू होता है रैयतवारी सिस्टम आपका। उसके बाद यहाँ पे टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। रैयतवारी सिस्टम में जो किसान होते हैं उनसे डायरेक्ट जो है आपका टैक्स वसूला जाता है। थॉमस मुनरो ने इसको सुझाया था। उसके बाद आपका महलवारी सिस्टम, जो कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस पंजाब होता है। यहाँ पे महल का मतलब होता है गांव। महल का मतलब क्या होता है? गांव होता है। और पूरे के पूरे गांव से एक साथ जो है वो टैक्स वसूल लिया जाता था, इंटायर विलेज से। और इसके कारण भी आप देखिएगा कि जो पीजेंट्स हैं उनके पास पैसा नहीं होता था। जो भी मनी लेंडर्स हैं, जो भी साहूकार हैं, उनसे मोटे ब्याज पे ये लोग पैसा उठाते थे, सिर्फ और टैक्स भरने के लिए। और जो साहूकार है उसने भी ब्याज बढ़ा के रखा, अब ये पैसा कमा नहीं पाए। उस केस में भी बहुत ही ज्यादा शोषण हुआ करता था किनका? किसान। एक तरीके से हमारे देश के जो किसान हैं उनके रीढ़ की हड्डी को इन तीनों कानूनों ने तोड़ के रख दिया। अब हम बातें हैं कुछ टैरिफ पॉलिसी को लेकर के। देखिए, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे लगभग 1600 में, तो उस समय भारत के मसाले, भारत का सिल्क, भारत के हैंडीक्राफ्ट, वो यूरोप में बहुत पॉपुलर थे, है ना। उस समय क्या हो रहा था, इंडिया से जो भी गुड्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे थे यूरोप में, ठीक है। तो भारत को बढ़ चढ़ के, भारत के कल्चर को बढ़ चढ़ के वहां पे प्रचार किया जा रहा था। आप ही सोचिए, जैसे मान के चलिए कि आपको एक टी शर्ट खरीदना है, ठीक है। अब आपके पास है 2000 रुपए। अब एक टी शर्ट 200 रुपए का भी मिलता है और एक 2000 रुपए का भी मिलता है, या फिर 2 लाख का भी मिलता है, जितने का भी मिलता है। बट आप सोचिएगा यार, हम किसी फ्रेंच कंपनी का टी शर्ट लेते हैं, फ्रांस इतनी बढ़िया देश है, वहाँ के जो भी मतलब जो लोग भी वहाँ पे टी शर्ट वगैरह डिजाइन कर रहे होंगे, कितने ज्यादा वेल क्वालिफाइड होंगे। जो भी आपको ऐसा बेचा जाता है, वो सपना बेचा जाता है ना। उस कंट्री की तारीफ करी जाती है। आप जब एडवर्टीजमेंट देखिएगा, आपको आईफिल टावर फलाना ढिमाका जो है वो दिखाया जाएगा। ठीक इसी तरीके से 1600 से 1700 के बीच में, चूंकि इंडियन प्रोडक्ट्स को यूरोप में बेचना है, तो इंडिया का बढ़ चढ़ का तारीफ होगा। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूरोप में जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण आता है, तो अब तो मशीनों से सामान बनाया जा रहा है। अब आपने सामान बना लिया तो आप उसको कहीं तो बेचोगे। भारत से बड़ा कोई मार्केट नहीं है आपके पास। तो आप क्या कीजिएगा, भारत में अपना सामान जो भेजना शुरू कर दीजिएगा। अब भारत में अगर आप सामान भेजिएगा तो भारतीय उसको क्यों खरीदेंगे? तो क्या करते थे वो लोग कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उस पर बहुत ही ज्यादा ड्यूटी लगा दिए, बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दिए, ताकि इंडियन सामान बिकना ही बंद हो जाए, इंडियन टेक्सटाइल उस पर कंपीट ही नहीं कर सके। घर में हम अपने टी शर्ट बना रहे हैं 10 रुपए का, बाजार में बेचने गए, सरकार बोली 10 रुपए का नहीं बिकेगा मेरे भाई, इस पे 50 रुपए हम टैक्स लगाएंगे, 60 रुपए का बेचो। वहीं अगर कोई टी शर्ट बाहर से आ रहा है, ब्रिटिश से आ रहा है, ब्रिटेन से आ रहा है, 20 रुपए का टी शर्ट वो बना हुआ है, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो अब 20 रुपए वाला खरीदिएगा ना। एक आम आदमी तो सस्ता ही चीज ढूंढेगा। तो उस लिहाज से क्या होता है, इंडिया की जो इंडस्ट्री होती है, इंडिया की जो हैंडक्राफ्ट होती है इंडस्ट्री, उसको पूरा वो निस्तो नाबूद कर देते हैं, पूरा बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए इस दौर को हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला दौर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश का जो प्रोडक्ट होता है उसको इंपोर्ट फ्री कर देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, ये जो सस्ते गुड्स होते हैं भारत में पूरे भर जाते हैं, और भारत के पास, भारतीयों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो यही प्रोडक्ट जो है खरीदना पड़ता है। उसके बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। अब आप ही सोचिए कि आपने बाजार ही छीन लिया,
बाजार ही छीन लिया तो कारीगर कैसे काम करेगा? जब कारीगर काम ही नहीं करेगा तो पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है, जो अभी तक काम कर रही थी, जिसका कपड़ा, जिसका डंका पूरे देश-विदेश में बज रहा था, वो तो खत्म हो जाएगा। वही होता है, ट्रेडिशनल आर्टिशियंस ये सारे बेचारे चले जाते हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं बचता। वीवर्स, क्राफ्टमैन सब अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, मास अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो जाता है। प्लस आप सोचिए कि जितने भी नवाब हुआ करते थे, अब उनके दरबार में ज़ाहिर सी बात है नवाब हैं तो शौकिया होंगे, गाना बजाना, महँगे कपड़े पहनना, ये तमाम चीज़ें तो होंगी। अब नवाब से ही आपने क्या किया, उनके एम्पायर को छीन लिया, तो बाकी जो लोग रहेंगे उनको क्यों पैसा देंगे ब्रिटिश? वो लोग भी बेचारे बेरोज़गार हो गए। तो इस तरीके से एक मास अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है ना, क्लर्क होंगे, अफ़सर होगा, पोएट होगा, सिंगर होगा, बावर्ची होगा, इन सब का रोज़गार तो छिन गया क्योंकि वो सल्तनत ही नहीं बची। वो सल्तनत ही नहीं बची तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो लोग जो हैं, जो कि राजा के लिए काम कर रहे हैं, अब राजा खुद ही राजा नहीं रहा, तो ये लोग की भी नौकरी चली गई और इसी के कारण मास क्या हो जाता है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है ना? जैसे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कंप्लीटली खत्म। मसलिन जो ढाका का बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बहुत ही फेमस हुआ करता था एक टाइम पे, खत्म। कश्मीरी शॉल खत्म, मेटल वर्क्स खत्म। ये तमाम चीज़ों को प्लान्ड सिस्टमैटिक तरीके से ये लोग कहते हैं कि नहीं यार हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, वो तो आप लोग कॉम्पीट ही नहीं कर पाए, इसीलिए आपका मार्केट खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सिस्टमैटिकली जो है एक-एक ईंट को तोड़ा गया ताकि इंडिया का जो ट्रेड है पूरा का पूरा खत्म हो जाए। ड्रेन ऑफ वेल्थ इसके बारे में सबसे पहले आपको पता है 2 जो लोग हैं वो बात करते हैं। एक तो आपके दादा भाई नेहरू जी, ठीक है? और दूसरे आरसी दत्त। ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत लंबे समय से चल रहा था। इसको स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली प्रूव करने का काम करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब का नाम क्या था? पॉवर्टी। एग्जामिनेशन में भाई पूछ लिया। ठीक है, इसमें इन्होंने एक एक करके बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटा है, भारत के पैसे को गलत तरीके से अपने देश पहुंचाया है। ठीक है, तो ब्रिटिश ने इंडिया का गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी रिटेन कर लिया था, ब्रिटेन को भेज दिया था और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर नहीं रहे थे। तो कि आपने अगर आप शशि थरूर का एक डिबेट देखा होगा तो वो कहते हैं जब भारत में मुगलों का शासन था तो भारत लगभग दुनिया की 23 से 24% जो जीडीपी है वो भारत में थी। यूरोप तो रहने लायक जगह भी नहीं थी, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं वो लगभग 1 से 2% बन के रह जाती है। तो ये कोई इत्तेफाक तो रहा नहीं होगा। जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ने तो भारत को लूटा ही होगा और बहुत तफसील से, तसल्ली से, है ना, एकदम तयशुदा तरीके से जो है भारत को वो लोग लूटने का काम करते हैं जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? सोशल एंड रिलीजियस कॉज के बारे में बात कर लेते हैं। सोशल कॉज क्या होता है? 1829 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं तो बहुत सारे जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लोगों के साथ मिलकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर मैंने कहा, राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया? सती प्रथा पे बैन लगा दिया। ठीक है, अब हालांकि ये कुरीति तो थी मगर जाहिर सी बात है ये जो भारतीय समाज है, जो अपर क्लास ब्राह्मण्स है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनको लग रहा था कि यार तुम हमसे लूट रहे हो, हमारा पैसा खा रहे हो, तब तक तो ठीक है, मगर हमारे सोशल फैब्रिकेशन में तुम क्यों अपना जो हमारा चादर है उसमें तुम अपना पैर क्यों पसार रहे हो? तुमको ये नहीं करना चाहिए। ये जो आम लोग हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बैंड प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग, ऑर्थोडॉक्स जो हिंदूज होते हैं उसको जाहिर सी बात है अपोज करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे रीजन के खिलाफ है। फिर क्या होता है? 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट ला दिया जाता है जहां पे जो भी विडो हैं, क्योंकि आपको पता होगा उस समय चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। बड़े बड़े जमींदार हैं 70 साल के, 65 साल के, उनका जो विवाह है छोटी छोटी कन्याओं से करा दिया जाता था और बहुत छोटे से उम्र में वो क्या हो जाती थी? विधवा हो जाती थी। या तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि समाज उनको पूरा का पूरा बहिष्कार कर दे, उनको अपना हेड शेव करना पड़ेगा, सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी, कहीं आ नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, किसी भी फंक्शन में नहीं जा सकती और विडो मैरिज हमारे यहाँ अलाउ नहीं था। तो ये अलाउ कर दिया गया। अगेन इसका भी विरोध होने लगा कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है, जो बच्चे हैं, जो भ्रूण हत्या है, उस पर रोक लगा दिया जाता है। स्लेवरी जो है, जो दास प्रथा है, उसको बंद कर दिया जाता है और जाहिर सी बात है कि जो कास्ट, जो आपका डिसेबिलिटीज है उसको भी हराने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1857 से पहले अगर कोई अपर कास्ट ब्राह्मण है या कोई लोअर कास्ट दलित है, अगर किसी एक बैरक में रह रहा है तो एक ही साथ रहना पड़ेगा, एक ही भोजन मिलेगा। इन तमाम चीजों के कारण जो है एक रिजेंटमेंट पैदा हो रहा था। इम्पैक्ट वही है कि जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है उनको ये लग रहा था कि भाई हमारा धर्म जो है ये तो खत्म करके ही मानेंगे।
फिर क्या होता है कि ब्रिटिश कंसिडर करते हैं खुद को रेशियली सुप्रीम। ये तो आपको पता ही है, ये लोग कहते थे कि इंडियंस आर व्हाइट्स मैन बर्डन, हम लोग जो है एक तरीके से उन पे बोझ हैं, है ना। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट होता था। बहुत सारा जो क्लब है, जो होटल्स है, रेलवे कंपार्टमेंट है, उसमें फर्स्ट जो क्लास है आपका, उसमें भारतीय को एंट्री नहीं मिलती थी। आपने एक स्लोगन पढ़ा होगा, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, है ना। जो भी उनके क्लब्स वगैरह होते थे उसमें भारतीय को एंट्री नहीं मिलती थी। जो भी कैंटोनमेंट इलाका है, जो भी प्रेसिडेंसी इलाका है, जहां पे ये ब्रिटिशर्स लोग रहते थे, इनके बड़े बड़े अफसर रहते थे, उनके और आम नागरिक के बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया जाता था, ताकि जो आम नागरिक हैं इनके रेसिडेंशियल इलाका में आसानी से नहीं पहुंच पाए। तो जाहिर सी बात है कि जो इंडियन प्राइड है उसको तो चोट पहुंचेगी ना, है ना। क्रिएटेड डिप्रेजेंटमेंट। और जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनको भी लगता था यार हमारे साथ कुछ ज्यादा ही जो है वो भेदभाव चल रहा है। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा जो चार्टर एक्ट आया था 1833 वाला, उसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको अलाउ कर दिया गया था, ठीक है आप भारत में आइए और अपने धर्म का प्रचार कीजिए। ठीक है, तो अब वो भारत में आएंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, तो थोड़ी के सिर्फ बता के चले जाएंगे, एक्टिवली जो कन्वर्जन है वो शुरू हो जाता है ना। हिंदू और मुस्लिम रिलीजन्स को क्रिटिसाइज करेंगे, स्कूल्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, बेहतर शिक्षा देंगे और शिक्षा के नाम पे कन्वर्जन भी करेंगे। और जाहिर सी बात है सरकार इन मिशनरीज का सपोर्ट तो कर ही रही थी। तो फिर इंडियंस को लगा कि भाई हमारे यहाँ मास कन्वर्जन हो जाएगा, हमारा रिलीजन, कल्चर, ये तमाम चीजें नष्ट हो जाएंगी। सोशल रिफॉर्म के नाम पे ये कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ लोगों का धर्म बदल दे रहे हैं, है ना। और अब हम बात करने वाले हैं इमीडिएट कॉज को लेकर के। देखिए होता क्या था ना कि जो बंदूकें का प्रयोग, जो राइफल्स का प्रयोग जो भारतीय सिपाही करते थे, जो कैवलरी के सिपाही हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, तो होता यह था कि उनको एक बैग लेके चलना पड़ता था। उस बैग में होता था कारतूस। तो पहले क्या करते थे, वो कारतूस को बंदूक में भरेंगे, उसके ऊपर से गोली डालेंगे, फिर एक मतलब पाइप से उसको प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे और सेट करने के बाद जाके फायर करेंगे, है ना, तब जाकर के गोली चलेगी, है ना। अब इसमें बहुत लंबा समय लगता था, तो इन्होंने सोचा कि हम एक नया बंदूक ला देते हैं। तो न्यू इनफील्ड राइफल जो है वो 1853 में इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इसमें होता यह है कि एक्यूरेसी और रेंज बढ़िया है, बट इसके साथ दिक्कत यह है कि कार्ट्रिज होता है। कार्ट्रिज जैसे आप समझ लीजिए कि आप प्रिंटर यूज करते हैं तो उसमें कार्ट्रिज होता है, इंक होता है, तो कार्ट्रिज जिसको हम दोबारा दोबारा रिफिल करेंगे, आप वो समझ सकते हैं। तो क्या होता था, जैसे अगर आपने इसको समझना है बढ़िया से, तो आप मंगल पांडे मूवी देखिएगा। मंगल पांडे मूवी में अच्छे तरीके से समझाया जाता है, जैसे बुलेट बम होता है ना, छोटा सा, वही है मान के समझिए। और वो जो कार्ट्रिज है वो मान के चलिए आपका गोली है, उसी बंदूक में वो गोली डलनी है। लेकिन वो गोली डलने से पहले क्या होता है, उस पर ग्रीस की लेयरिंग लगाई जाती थी, जिसको अगर हम लेयर कर रहे हैं तो उसमें यूज करते थे हम किस चीज का, काऊ के फैट का और पिग के फैट का, इन दोनों का प्रयोग करते थे। मान के चलिए वो गोली है, उसके ऊपर हम लेयर लगा देते थे। लेयर इसलिए लगाते थे कि लंबे समय तक उस गोली को हम प्रिजर्व कर सके, और उसको लिए काऊ का फैट और पिग का फैट यूज करते थे। अब ब्रिटिशर्स चाहते तो किसी दूसरे जानवर का भी प्रयोग कर सकते थे, है ना। हालांकि कभी एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने कि हमने ऐसा कुछ किया है, बट उसी मूवी में एक बताया जाता है, एक डायलॉग बोला जाता है कि यार अगर इंसानों की चमड़ी सस्ते मिलने लगे तो ब्रिटिशर्स उसका भी प्रयोग करेंगे। तो ये काव और जो पिग का फैट है वो सस्ता मिलता है, तो उसका प्रयोग क्या कर देते हैं, वो ग्रीसिंग में करना शुरू कर देते हैं। अब काव के फैट में तो गाय जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा सेक्रेड है, और पिग यानी जो सुअर है वो फॉरबिडन है इस्लाम में। ठीक है, तो ये तमाम चीजें होती हैं। के बाद हिंदू के लिए गाय सेक्रेड है और मुस्लिम्स के लिए पिग जो है वो हराम है। और इसी के कारण जब तक आप कार्ट्रिज को दांत से छीलेंगे नहीं तब तक बंदूक में डाल नहीं सकते हैं। तो ये जो है एक तरीके से चिंगारी बन जाती है, जो आग ऑलरेडी लगी हुई थी उसमें घी का काम करती है और तबाही शुरू हो जाएगी। तो ब्रिटिशर्स पहले बोलते हैं भाई ऐसा कुछ र्यूमर है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेटर एडमिट करते हैं कि कुछ कार्ट्रिज में जो है हम एनिमल फैट यूज करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसमें गाय और किसी दूसरे जानवर के चर्बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन भाई एक बार जब ऐसे सुनामी बन चुकी थी, लहर सुनामी बन चुका था तो बन चुका था, कुछ नहीं हो सकता। चलिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने ये है कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ म्यूटिनी ऑफ 1857? द डिसकंटेंट ऑफ द सोल्जर्स, द यूज ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज इन द न्यू इनफील्ड राइफल, द सोशल कंडीशंस ऑफ द इंडियंस, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ। तो जाहिर सी बात है कि आपसे पूछा जा रहा है इमीडिएट कॉज, तुरंत बताओ क्या हो गया मेरे भाई। तो डिसकंटेंट इन इंडियन सोल्जर्स, तो यही था ना, द यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज। जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज है उसका यूज करने की बात की जा रही है नए वाले इनफील्ड राइफल में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कुछ और भी चीज जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं इस रिवोल्ट को। जैसे कुछ मुस्लिम एलिट्स होते हैं जो कि पहले, जैसे मान के चलिए अब मुगल सल्तनत चल रही, नवाबों का राज चल रहा है,
तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ काम भी कर रहे होंगे लोग, और वहाँ पे जो मुस्लिम एलिट्स है वो काम करते थे। साम्राज्य चला गया तो ये बेचारे क्या होंगे, है ना। ब्रिटिशर्स के पहले जो टॉप पोजीशन है आर्मी में, सिविल सर्विसेज में, जुडिशियरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सारे किनको मिले हुए थे, मुस्लिम्स को मिले हुए थे। अब ये सारा उनसे छिन गया क्योंकि वो साम्राज्य ही नहीं रहा, अलग दिक्कत वाली बात है। तो क्या होता है कि पर्शियन रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश, ये दिक्कत है भाई कि जो पर्शियन भाषा है जो मुगलों के समय पे था उसको इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मुस्लिम्स अपना जॉब चला गया उनका। जो भी इंग्लिश, जो भी ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे पढ़ के, उनको तो हम कम्पीट कर ही नहीं सकते, हमको आता ही नहीं है, तो उसके कारण उनका भी इकोनॉमिक और सोशल डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा, संथाल रिबेलियन समय चलता है 1855-56 में। जो संथाल ट्राइब है झारखंड में, है ना, और वहां पे ये रिवॉल्ट कर देती है। इसके पीछे भी अलग कहानी है जिसको हम कभी और डिस्कस करेंगे जब हम ट्राइबल मूवमेंट वगैरह पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए कि बाहर से भी जो लोग आ रहे थे उनको संथाली लोग कह रहे थे डिकूज, जिसमें मनी लेंडर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, है ना। मनी लेंडर्स बहुत ऊंचे दाम पे उनको पैसा देते थे और बाद में वो पैसा नहीं वसूल पाते थे, तो एक तरीके से झांसा देके उनकी जमीन उनसे छीन ली जाती थी, है ना। तो यही तमाम चीजें हैं, मनी लेंडर्स उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जमींदार करते हैं, और जो उनकी जमीनें हैं वो बाहरी लोगों तक चली जाती है। ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं होती है। दो इंपॉर्टेंट रूलर है सिद्धू और कानू, है ना, ये जो क्या करते हैं ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, बट बाद में इनको ब्रूटली हरा दिया जाता है। तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं विद्रोह का माहौल जो है वो तैयार हो रहा होता है। ये सारा आप समझ लीजिए कि एक पॉट है, एक टी पॉट है, जिसमें हम मसाला भरते चले जा रहे हैं और टी पॉट जो है वो बॉईल होते चला जा रहा है। अब फटेगा कि तब फटेगा पता नहीं, लेकिन फटना है उसको। फटने का कारण मैंने आपको बता दिया, वो इनफील्ड राइफल वाला था। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो जो चिंगारी जो लग रही थी उसमें केरोसिन का काम वही करती है। चलिए, इन विच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो अभी हमने देख लिया छोटा नागपुर रीजन, जो कि कहां है आपका प्रेजेंट डे झारखंड में। ठीक है, प्रेजेंट डे कहां है आपका झारखंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के बारे में। ठीक है, तो ये लास्ट मुगल एम्परर थे, नॉमिनल रूल कर रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, 82 साल के। पोइट्री वोइट्री करते थे और ओल्ड ग्लोरी, मतलब होता है ना कि पुरानी यादों को ताजा जो है वो बैठ के कर रहे थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब होता यह है कि बहादुर शाह जफर के नाम का सिक्का चलता था। अभी भी हम ये मुहावरा वगैरह यूज करते हैं कि भाई मेरे नाम का तो सिक्का चलता है, यार दी टॉर चले, है ना। तो नेम इनका रिमूव कर दिया था लॉर्ड एलनबर्ग के द्वारा। अब भाई ऐसा हो गया तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके से आपने बगावत कर दी ना मुगल्स के खिलाफ कि भाई अब हम तुम्हारी अथॉरिटी को नहीं मानेंगे, जाओ तुम्हारा सिक्का था उससे नाम ही हटा दिया। बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग था ये। उसके बाद ये कहा जाता है कि अब लाल किला जो है इसको खाली कर दो, अब चले जाओ महरौली। महरौली जिसको सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था चौहान के द्वारा, जिसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, रेड फोर्ट जो कि एंसेस्ट्रल पैलेस है, जिसको शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, एक तरीके से जो मुगल शासन है उसका वो लंबे समय तक प्रतीक था, उसको हटा दिया गया। और यह भी कहा गया कि बहादुर शाह जफर के बाद जो भी उनके पुत्र होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे प्रिंस, इंपेरर नहीं बोलेंगे। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हमने अभी से ही ये घोषित कर दिया है कि मुगल्स का जो शासन है वो अब खत्म होने वाला है। ठीक है, अब इसके कारण जो है मुगल रूल, इसको लेकर के लोग थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो गए कि यार ये भी शासन चला गया, पास्ट ग्लोरी को याद कर रहे हैं, चाह रहे थे कि बहादुर शाह जो है अभी भी बादशाह सलामत बने रहे, एम्पायर ऑफ इंडिया बने रहे, बट ऐसा होता नहीं है। तो बाद में आप देखिएगा ये जो सिपॉयज हैं ये इन्हीं बहादुर शाह जफर को एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट यूज करने वाले हैं आगे। अब आइए हम कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो सिपॉय म्यूटनी है, ये जो 1857 की क्रांति है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो मेजर इवेंट्स के बारे में चलिए करके बात कर लेते हैं। अर्ली इंसिडेंट जो है जनवरी से लेकर के 1857 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो चपातीज है, मतलब जो आपका रोटी होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह, एक गांव से दूसरे जगह भेजने का काम जो है वो किया जाता है अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। क्यों किया जाता है भाई पता नहीं। ठीक है, पॉसिबली ऐसा हो सकता है किसी सिग्नल की तरह यूज कर रहे हो कि आने वाले समय में कुछ खतरा हो सकता है मेरे भाई, है ना। और क्रिएटेड अ सेंस ऑफ समथिंग ब्यूइंग, मतलब ऐसा होता है कि कुछ तो भाई पक रहा है ना। इसीलिए रोटी जो है वो अलग अलग जगह पे एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट या एज अ सिंबल आप कह सकते हैं कि भाई कुछ ऐसा होने वाला है, इसको लेकर के हम उसको सर्कुलेट कर रहे थे। और क्या होता है 9 मार्च 1857 को क्या होगा, 19th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है बैरकपुर रेजिमेंट के, वो कहते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे इसका यूज। किसका यूज नहीं करेंगे, तो जो नया वाला कार्ट्रिज है उसका यूज नहीं करेंगे। नाम याद रखिएगा, 19th बंगाल नेटिव इन्वेंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। कहां पे है ये, तो बैरकपुर में है। ठीक है, और ये बोल देते हैं कि हमसे होगा नहीं। और स्पार्क कहां से शुरू होता है, मंगल पांडे ये क्या करते हैं 29 मार्च 1857 को, ये जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में काम कर रहे होते हैं, बैरकपुर में पोस्टेड होते हैं कलकत्ता के पास, ये सीधे बोल देते हैं कि भाई, मतलब उसके पहले भी ये अगर बोलते हैं एक दो बारी
मतलब कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिशर्स कि भाई ये मत करो यार, हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ मत खेलो। बट ये लोग फाइनली जो है वो बोलते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुमको क्या करेंगे, हम हटा सकते हैं, तुम पे कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। तो ये फाइनली क्या कर देते हैं रिवोल्ट कर देते हैं 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च को बैरकपुर में क्या कर देते हैं, रैम्पेज में चले जाते हैं, गोली गोली चलाना शुरू कर देते हैं। तो उसके कारण लेफ्टिनेंट वॉग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन, ये जो है बेसिकली इनको चोट लग जाता है। तो बाहर से क्या करते हैं, बर्मा से कुछ शिप्स वगैरह को बुलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रिवोल्ट होने वाला है। मंगल पांडे जो है अरेस्ट कर लिए जाते हैं, इनको हैंग कर दिया था 8 अप्रैल 1857 को। और जो पूरी की पूरी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, इसको डिसबैंड कर दिया जाता है। लेकिन जो मंगल पांडे हैं वो आपके प्रतीक बन जाते हैं पॉपुलर प्रोटेस्ट, है ना। ये जो पूरी की पूरी क्रांति है उसके क्या कह सकते हैं आप, जो प्रतीक के बारे में बात करेंगे तो कौन बन जाते हैं, मंगल पांडे। फिर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगल पांडे फायर्ड फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट, कहां पे वो फायर करते हैं, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर या झांसी। तो हम देखते हैं वो बैरकपुर में पोस्टेड रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, अब हम आउटब्रेक के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा हम 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं, तो ये शुरू कैसे हुआ और कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ। तो बैकग्राउंड टेंशन ऑलरेडी हो चुका था, मंगल पांडे का जो इंसिडेंट है। तो जो थर्ड लाइट कैवेलरी है मेरठ की, वहां पे जो 85 सिपाही होते हैं वो कहते हैं कि नया वाला जो कार्ट्रिज है उसको हम यूज नहीं करेंगे। तो उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, 10 साल तक उनको कहा जाता है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और इसके कारण क्या होता है, पब्लिकली उनकी बहुत बेइज्जती होती है, जेल में डाल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये एक रीजन था। फिर आप देख लीजिए 10 मई के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो उनके, क्योंकि 85 सोल्जर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, तो उनके बाकी जो मित्र होंगे, बाकी जो लोग होंगे, बाकी जो सिपाही होंगे, वो बैठे थोड़ी ना रहेंगे। तो जो फेलो सोल्जर्स है उनको लगता है यार ये तो नहीं हो पाएगा, तो इनके लिए वफादारी करो, है ना, इनके लिए अपने लोगों से लड़ो। उसके बाद हमारे ही लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है, 10 साल की सजा सुना दी है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से विद्रोह कर देते हैं, जेल का ताला तोड़ देते हैं, और जितने भी सिपाही जिनको जेल में डाला गया था सबको छुड़ा ले जाते हैं। और साथ ही साथ वहां पे जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं, सबकी हत्या कर देते हैं। इसको हम कहते हैं मेरठ कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, या मेरठ कैंटोनमेंट को पूरा आग में लगा दिया जाता है। नेक्स्ट डे 11 मई 1857 को क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सिपाही होते हैं, वो चलते हैं दिल्ली की ओर। अब दिल्ली को ही क्यों चुना जाता है, क्योंकि अगर सिपाही है वो युद्ध कर रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो राजा होना चाहिए ना। ब्रिटिशर्स को अगर आप हटाइएगा तो फिर रूल कौन करेगा। तो चुना जाता है, सोचा जाता है कि यार ठीक है चलो, अगर बहादुर शाह जफर के बारे में बात करते हैं, ठीक है बूढ़े हैं, बट कहीं ना कहीं आज भी ये जो मुगल वंश रहा है उसके इकलौते सिंबल जो है बन के खड़े हैं हमारे सामने। तो क्यों ना हम उनके सामने चला जाए और उनको ही एक तरीके से उनकी ताजपोशी कर दी जाए कि हम ये जो युद्ध लड़ रहे हैं इसका नेतृत्व आप करिए, आप नेतृत्व सिर्फ करेंगे, युद्ध जो है वो हम करेंगे। तो ऐसा कुछ होता है। 50 किलोमीटर दूर दिल्ली से जो है वो लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली में सुबह सुबह। उसके बाद क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन देख ले तो उसके बाद फिर बात करेंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय सिपोइस, जमींदार्स, पीजेंट्स, प्लांटेशन वर्कर्स। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सिपोइस के द्वारा। ठीक है, अब यहां पे एक छोटी सी कहानी है, उसके बाद हम एक और लेक्चर, मतलब 2 पार्ट में इस पूरे के पूरे टॉपिक को जो है वो कवर कर देंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर है, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनके जो मिलिट्री लीडर है भक्त खान, वो कहते हैं, बख्त खान जिनका नाम है, वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम जो है इसको लीड करेंगे। बहादुर शाह जफर के बारे में बात कर लेते हैं। 82 साल के हैं, लड़ नहीं सकते हैं, बट फिर भी क्योंकि जो मुगल पावर है उसका ग्लोरी है ना, एक लेजिटिमेशन मिलेगा कि भाई जो अपने मन से विद्रोह नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मुगल्स ने एक तरीके से विद्रोह कर दिया है, किसको, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो बाकी जो लोग हैं वो भी इंस्पायर होंगे, वो भी लड़ने के लिए आएंगे, ये किया जाता है। और इसको एक पॉलिटिकल कैरेक्टर मिलता है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही विद्रोह ना समझा जाए, ये जो बात है वो कही जाती है। आने वाले समय में अलग अलग जगह पे विद्रोह कैसे हुआ, सफल हुआ, विफल हुआ, किन मामलों में ये सफल हुआ, किन मामलों में ये विफल हुआ, अलग अलग जो नेता थे इसके, उस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इससे जुड़े प्रश्न को भी हल करेंगे। क्योंकि हमारा यही टारगेट रहता है कि जो क्लासेस के लेंथ है उसको 45 मिनट्स के आसपास ही रखा जाए, क्योंकि लंबा क्लास होगा तो फिर आप देखेंगे नहीं। तो इसको पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे। नाम है शुभ गुप्ता और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।